ग्राफ तो समझ गए। अब अधिक से अधिक जो है ग्राफ में एक साथ 2 या 3 इक्वेशन दे सकता है। जैसे आइए x + 2y <3 3x + 4y greater than equal to 12, y greater than equal to 0, y greater than equal to, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ट्वेल्व में जब पढ़िएगा तो लीनियर इक्वेशन होगा और प्रत्येक सवाल में ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा। प्रत्येक सवाल में x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। x बराबर 0 होता क्या है? y बराबर 0। ये जो आप x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं, ठीक है, x एक्सिस भी एक लाइन है और उस लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर 0, ठीक है, और y एक्सिस भी एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन x बराबर 0। और जब भी किसी सवाल में ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सीधा समझिए x कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट भी 0 से बड़ा है, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। और दोनों x और y पॉजिटिव होगा कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि किसी भी सवाल में अगर ये कंडीशन दिया हुआ रहे तो सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाना है, दूसरे क्वाड्रेंट में लेना नहीं। इस कंडीशन के कारण इसका ग्राफ खींचना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी ग्राफ बनाइएगा तो ये तो आएगा ही। y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस है, x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस है, तो ये प्रत्येक ग्राफ में आएगा। इस कंडीशन को अगर दिया रहे तो समझिए कि सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला है। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो आप 12 में पढ़िएगा, हर एक सवाल में ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा। यही कंडीशन समझिए यहाँ भी दिया हुआ है। x तो दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और x जब 0 से बड़ा है यानी कि ये कंडीशन दिया हुआ है, और y का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो जो नंबर 1 से बड़ा होगा वो ऑलरेडी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। समझिए कि ये भी कंडीशन दिया हुआ है। y वहाँ 1 से बड़ा है या 1 के बराबर, तो y अगर 1 से बड़ा है तो 0 से भी तो बड़ा होगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये दोनों कंडीशन से पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। सबसे पहले सबका नाम दे दीजिएगा। पहला इक्वेशन है x + 2y < 3 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y > 12। इस इक्वेशन को नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं, क्योंकि x > 0 ये तीसरा है। ठीक है, x > 0 को नहीं लिखे, x = 0 होगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, और x = 0 का मतलब y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमको पता चल चुका है कि सॉल्यूशन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, बाकी क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दिए। एक सवाल हम फिर से बता दे रहे हैं पूरा। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, b x + 2y = 3। आइए, दूसरा है 3x + 4y = 12 और तीसरा है y = 1। सब में 2-2 पॉइंट निकाल लीजिए। इसका 2 पॉइंट हमको निकालना है। y का वैल्यू 0 डाल दिए। जैसे ही y का वैल्यू 0 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 आ गया, लेकिन x का वैल्यू अगर हम 0 डालें तो y का वैल्यू 3/2 फ्रैक्शन में आएगा। तो कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन ना आए। तो क्या डालिएगा, x = 1, x = हाँ डाल दो 1, x = 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2y = 3, यानी कि 2y बराबर ये 1 इसमें घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 कट गया, y का वैल्यू 1 हो गया। कोशिश करेंगे इंटीजर में, नहीं आया तो फ्रैक्शन में ले आएंगे। इसका 2 पॉइंट निकाल लीजिए। x बराबर अगर 0 डाले तो y का वैल्यू ये तो ख़त्म हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 3, 12/4 यानी कि 3, और y का वैल्यू 0 डाल दिए तो ये फिनिश यानी कि समाप्त हो गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 4। उसका पॉइंट आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी। y = 1 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस से कितना दूरी पर, 1 यूनिट के दूरी पर। आप निकाल भी सकते हैं पॉइंट, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते। जैसे पॉइंट अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है, x नहीं है तो x का वैल्यू आप जो भी डालिएगा। जैसे x का वैल्यू हम 0 डाल दिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1, और x का वैल्यू मान लीजिए 2 डाल दिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। ये कांस्टेंट फंक्शन है, y का वैल्यू हमेशा 1 होगा, x बराबर कुछ भी डालते जाइए। तो x बराबर 0 नहीं था तो y का वैल्यू 1 आया, x बराबर 2 डाल दिए तो इसमें x है ही नहीं तो y का वैल्यू फिर भी 1, यानी कि y का जितना वैल्यू भी आएगा सब 1 आएगा। ठीक है, अब ग्राफ, जगह थोड़ा कम हो गया ना, इधर बना देते हैं। मैक्सिमम 4 तक गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नेगेटिव तो है नहीं, सब पॉजिटिव है, वहीं से हो जाएगा। इसका पहले खींचिए, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 यहीं रह गया, और x कोऑर्डिनेट 3, 1 2 3 ये वाला पॉइंट है, और x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, यानी कि पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक
ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला। ये लाइन आपको मिला है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा है x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 3 है, 3 यहाँ पे होगा, फिर y कोऑर्डिनेट 0 x कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पे है। इसका ये वाला लाइन है आपको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और एक लाइन है x0 y1, तो x0 y का वैल्यू 1 ये होगा, फिर x कोऑर्डिनेट 2 यहाँ आ गए, y कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1 यानी कि इसी के सीधा में ये वाला पॉइंट होगा। ये आपको y बराबर 1 का ग्राफ है। ठीक है, तीनों लाइन खींच दिए, अब सॉल्व कीजिए एक एक करके। पहला लाइन ये था, इस लाइन के नीचे में ऑरिजिन है, ठीक है, ये वाला लाइन जो है पहला लाइन था और जिसका इक्वेशन यही वाला है, और इस लाइन का इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो x प्लस 2y, ठीक है, लाइन के नीचे में ऑरिजिन है, ऑरिजिन इसमें डालिए जो इन इक्वेशन है, पुट x0 y0 इन 1, ये हो जाएगा 0, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 इंटू 2 0, और लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 3। सही है कि गलत? सही है। तो इस लाइन के नीचे में ऑरिजिन था और ऑरिजिन डालने पे सही हो जाता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ जाएगा। सिर्फ अभी टिक मार दिए। दूसरा इसका सॉल्यूशन, ये लाइन यहाँ पे है, ये वाला लाइन है, इसके नीचे ऑरिजिन है, ऑरिजिन इसमें भी डालिए, पुट x0 y0 इन 2, ये हो गया 0 इंटू 3 0, और 0 इंटू 4 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये क्या हो गया? फॉल्स। तो लाइन के नीचे था ऑरिजिन, और ऑरिजिन डालने से रिजल्ट गलत आया, यानी कि इसका सॉल्यूशन ठीक उसका अपोजिट ऊपर के तरफ जा रहा। और अंतिम y बराबर 1, y बराबर 1 का ग्राफ ये है, और उसी के नीचे ऑरिजिन है, ऑरिजिन उसमें भी डाल दीजिए, पुट x0 y0 इन 3, तो यहाँ पे 0 x तो है नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी क्या आया? फॉल्स। ठीक है, लाइन के नीचे ऑरिजिन था और ऑरिजिन डालने पे रिजल्ट गलत आया, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऊपर की तरफ। अब बताइए कॉमन सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? ये लाइन का सॉल्यूशन ऊपर जा रहा, ठीक है, इस लाइन का भी सॉल्यूशन ऊपर जा रहा, लेकिन इस लाइन का सॉल्यूशन नीचे आ गया। और हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन कहाँ लिखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यही पार्ट है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये वाला पार्ट केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन तो ऊपर जाएगा, और सेकेंड वाला का नीचे आएगा, और इसका भी ऊपर जाएगा। तो कॉमन कुछ मिल रहा। यहाँ पे अगर देखिएगा ये वाला जो पार्ट थोड़ा सा खाली है, इसका सॉल्यूशन नीचे और इसका ऊपर, तो ये दो का कॉमन मिल रहा, लेकिन तीसरा तो यहाँ से शुरू हो रहा, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिल रहा, समझे? तो यहाँ पे देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा इसका। तीनों में होना चाहिए। हाँ, तीनों में होना चाहिए, और तीनों में हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन।
देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन को अगर अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते तो इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आता। अलजेब्रिक मेथड आप जानते हैं, सॉल्व करके देखिएगा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फाई आ जाएगा। चलिए एक सवाल देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे। हो गया। अब अंतिम सवाल दे रहे हैं, उसके बाद ये समझ में आया कि दिक्कत है किसी को, कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा तभी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमको नहीं मिला है, स्केल से खींचिएगा तो और क्लियर दिखेगा। किसमें? हाँ बोलो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, वो भी इन इक्वेशन है, देखो उसके विषय में बताए ना कि अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, x बराबर ज़ीरो। और x बराबर ज़ीरो जो है किसका इक्वेशन होता है, y एक्सिस का। यही आपको है x बराबर ज़ीरो का इक्वेशन। लेकिन x आप ऐसे समझ लीजिए कि x का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू 1 से बड़ा है यानी कि जो 1 से बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा, तो y भी पॉजिटिव है। और x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको कॉमन कुछ मिला ही नहीं। तो जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहे, y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, उसको लेने का ज़रूरत नहीं, बस ध्यान में रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन लिखना है। हटाएं इसको। उसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, पूछता नहीं है, कहीं नहीं पूछता। देखो इसका सॉल्यूशन इधर मिला है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखा रहे। और सेकेंड वाला लाइन का भी सॉल्यूशन ये आपको नीचे मिला है, इसका सॉल्यूशन नीचे के तरफ जा रहा है। तो नीचे हम लिए, लेकिन नीचे जब लीजिएगा
तो हमको तो मालूम था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा, तो केवल इतना ही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। अब बाकी तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इधर चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला पार्ट है। और तीसरा जो लाइन है उसका सॉल्यूशन ऊपर के तरफ है, इधर है, ऊपर के तरफ। तो आपको तीनों का सॉल्यूशन कहीं कॉमन मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसका सॉल्यूशन, इसका और इसका दो का सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन तीसरा वाला जो सॉल्यूशन है नीचे के तरफ है, तीसरा नहीं मिल रहा, समझे। और सॉल्यूशन हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, तो उसको खींच के देखिए तो तीनों कॉमन नहीं मिल रहा। हम वहाँ दिखाए नहीं थे, वो देख के ही पता चल जा रहा था। एक सवाल और देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें। आप फ्रेश एकदम चिन्ह उसमें डालिए ना, तो आपको पता चलेगा कि तीनों एक जगह नहीं आ रहा है। और दूसरा है कि ग्राफ जो है हम लोग छोटा छोटा ले लिए ना, ग्राफ थोड़ा बड़ा रहता तो ये वाला जो गैप है, इतना जो छोटा आया वो बड़ा मिल जाता, तब उसमें ज़्यादा बेहतर दिखता। हो गया सबका? इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन है x + y लेस देन इक्वल टू 3। तीसरा इक्वेशन है 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, और ये भी आपको दिया हुआ है। हालांकि ये सवाल में नहीं है, अपने से हम जोड़ दिए। बन जाएगा। 3 का ही खींचना है। अंतिम 2 कंडीशन जो दिया हुआ है ये बता रहा है कि सॉल्यूशन हमको पहला क्वाड्रेंट में ही होगा, उसको खींचने का ज़रूरत नहीं। आप लोग अपना बनाइए जब तक हम पॉइंट निकाल लेते हैं।
निकला पॉइंट। x का वैल्यू 0 डालेंगे, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 2। अगर आपका दूसरा पॉइंट आया उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 डाले, x का वैल्यू 3। इसमें x 0 डालेंगे तो y का वैल्यू माइनस में चला गया, -2, और y का वैल्यू 0 डाले तो x का वैल्यू 3। क्या दूसरा भी पॉइंट डाल सकते हैं, वैल्यू से वैल्यू मतलब जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट डालेंगे तब होगा, कोई भी 2 पॉइंट हमको निकाल देना है। एक लाइन पे तो इन्फिनाइट पॉइंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता देते हैं। ये हमको पता है कि सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया को बढ़ा देंगे, क्योंकि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो नहीं कैसे आएगा, ये दिया हुआ है। अगर नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, ये कंडीशन फिक्स कर दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से खिसक कर अगर दूसरा क्वाड्रेंट में जाता है सॉल्यूशन, है वो लेंगे ही नहीं हम, वो लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशन जब भी देगा तो सॉल्यूशन आपको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखना है। दूसरा में अगर मिलता है तो उसको लेना भी नहीं, आंसर नहीं आएगा, नहीं वो गलत हो जाएगा। वो अगर आंसर में डालिएगा तो उस कंडीशन को देखिए, सवाल के साथ इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे, लेकिन सवाल में तो ये इंक्लूड है। और जैसे ही उसका सॉल्यूशन आप सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में ले जाइएगा तो इस कंडीशन को वो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जो आपका सॉल्यूशन मिला है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन जब भी दिया रहे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपका दिमाग में होना चाहिए कि सॉल्यूशन केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाएंगे तब सही होगा। ठीक है, अगर नहीं मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ठीक है, y बराबर सेकेंड में, अरे ये गलती लिखा हुआ है, x 0 और y 0 डाले हैं। x ये y 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, चलिए x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पे आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट 0 यही होगा, x कोऑर्डिनेट 2 ये वाला पॉइंट है।
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ होगा और y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3 यहाँ होगा। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। आप लोग स्केल से खींचिएगा, बिल्कुल यहाँ से पास करेगा। ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2, तो 0 और y कोऑर्डिनेट -2, फिर y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3, ये वाला पॉइंट है। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए सारा लाइन खींच लिए, अब सॉल्व कीजिए। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के नीचे में ऑरिजिन है, ऑरिजिन इसमें डालिए। पुट x0 y0 इन 1। x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 0 बड़ा है 4 से, ये गलत हो गया। पॉइंट कहाँ था? ऑरिजिन, इसके नीचे, और सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन ऊपर के तरफ जाएगा। अब आइए दूसरा लाइन x प्लस वाई बराबर 3, इसके नीचे भी ऑरिजिन डालिए इसमें। ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये आपको ट्रू हो गया। तो जिस तरफ ये पॉइंट है उसी तरफ सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन नीचे की तरफ आ रहा। और तीसरा लाइन ये है। ठीक है, इसके ऊपर ऑरिजिन है, ऑरिजिन डालिए। पुट x0 y0 इन 3, तो 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस y का वैल्यू 0, ये भी 0, लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है। पॉइंट आपको जो है इस लाइन के ऊपर था और ऑरिजिन को जब डाले तो सेटिस्फाई किया, यानी कि सॉल्यूशन ऊपर की तरफ सेटिस्फाई कर गया। अब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन देखिए कहाँ होगा। इसका सॉल्यूशन नीचे के तरफ, इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में इसका सॉल्यूशन नीचे के तरफ आ रहा है और इसका सॉल्यूशन ऊपर के तरफ जा रहा है और इसका सॉल्यूशन ऊपर के तरफ जा रहा है। ये वाला पॉइंट जब बढ़िया से खींचा हुआ नहीं है, आप लोग देखिए तो आ रहा। हाँ भैया, ये वाला जो है 3 से पास कर गया है, ये पोर्शन आएगा, लेकिन ये पोर्शन हम लोग ले नहीं सकते, याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? ये आपको चौथा क्वाड्रेंट में आ गया है। ठीक है, तो चौथा क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है चौथा क्वाड्रेंट का है और चौथा क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये फेल कर जाएगा, तो इसको मिटा नहीं पाएंगे फिर से। ये ऊपर के तरफ जा रहा। ठीक है, तो केवल यहाँ से स्टार्ट होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये वाला पार्ट हम सॉल्यूशन में जा रहा था, ऊपर के तरफ लेना था, ये जा रहा था, लेकिन ये चौथा क्वाड्रेंट में चला जाएगा और चौथा क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये वाला पोर्शन जो है तीनों का कॉमन होगा। ये समझ में आया? थोड़ा सा नीचे भी आ सकता था, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं देता तब इस पार्ट को भी हम लोग क्या करते, ले लेते। ये समझ में आया? अगर ये कंडीशन नहीं देता तो आपका सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो जाता, ये वाला पार्ट भी आता। किताब में जब देखिएगा तो उसका सॉल्यूशन ये भी दिया हुआ है,
ये वाला जो खाली छोड़ दिए हम, लेकिन इसमें हम अपने से इंक्लूड किए थे समझाने के लिए, इसलिए ये वाला पार्ट हम नहीं लिए, क्योंकि ये पार्ट कहाँ स्थित है, 4th क्वाड्रेंट में है। हम लोग केवल 1st क्वाड्रेंट वाला ले लिए, समझे। और किताब का सॉल्यूशन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 है केसी सिन्हा का, उसमें यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर दिया है, लेकिन ये वाला उसमें क्वेश्चन में नहीं डाला हुआ है, समझ गए। तो उसको जब भी डाला जाएगा तो आपको क्लियर कर दिया कि सॉल्यूशन कहाँ लेना है, 1st क्वाड्रेंट में, समझ गए सब। बस एक लाइन वो लिख दीजिएगा जो प्रत्येक सवाल में लिखते हैं, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन, और इसी को लीनियर प्रोग्रामिंग में कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन। वहाँ पे नाम बदलेगा, और जो आप इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसको कांस्टेंट वहाँ कहा जाता है। और ये जो कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। सबका अलग अलग नाम वहाँ पे होगा। आगे बढ़े। कॉमन, इसका सॉल्यूशन ऊपर के तरफ जा रहा, ये देखो चिन्ह लगा दिए थे, इसका सॉल्यूशन नीचे के तरफ और इसका भी सॉल्यूशन ऊपर के तरफ। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन को खींच दे तो ये केवल एक ही लाइन का सॉल्यूशन, ये तो यहाँ से शुरू होगा, समझे, तो दूसरा का सॉल्यूशन तो कट जाएगा। और यहाँ पे हम दिखाएं तो यहाँ पे जो दिखाए हैं तो इसका सॉल्यूशन तो ऊपर के तरफ जा रहा था, ये ऊपर आएगा, ऊपर जितने भी लाइन है सब आएगा, ठीक है, इधर भी ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको खींच दे तो क्या वहाँ पे तीनों का मिलेगा, ये तो नीचे के तरफ आ रहा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ केवल एक लाइन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इधर हम दिखाए नहीं, केवल उस पोर्शन को दिखाए जहाँ पे तीनों आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का सॉल्यूशन नीचे है तो नीचे हम खींचे, इस लाइन का सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हम खींचे, और इस लाइन का सॉल्यूशन भी ऊपर है, तो ऊपर जब खींच रहे थे तो ये वाला जो पार्ट है ये चौथा क्वाड्रेंट में आ गया था, और चौथा क्वाड्रेंट में होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हमको मालूम है कि ऊपर के तरफ जा रहा सॉल्यूशन, ये ऊपर के तरफ जा रहा, ये सब पार्ट तो लेना नहीं है क्योंकि कॉमन मिला नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन जब ऊपर के तरफ जा रहा है तो ऊपर हम खींच दिए, ठीक है, केवल चौथा क्वाड्रेंट वाला पार्ट को छोड़कर। तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तीनों का सॉल्यूशन मिल गया। हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको इनइक्वेशन था, और सवाल बताना पड़ेगा कि क्लियर है। बोल नहीं रहा कुछ, और भी सवाल बताना पड़ेगा कि क्लियर है, क्लियर है क्या? चलिए इसमें तो सवाल लिखना पड़ेगा। अब आइए कुछ लैंग्वेज वाला सवाल। फाइंड all pairs of consecutive even positive integer both of which are greater than 10
both of which are greater than 10 such that their sum is less than 50. सवाल समझे? फाइंड ऑल पेयर्स, पेयर्स निकालना है ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। वैसा इंटीजर जो 2 से कट जाता है उसको बोलते हैं इवन इंटीजर। वो 0 ±2 ±4 ±6 सब आएगा। लेकिन वहाँ पे बोला है कि इवन पॉजिटिव जब होगा तो वो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, केवल यही लेना है। ठीक है, केवल इवन लेना है और पॉजिटिव लेना है, 0 नहीं लेना है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो वो तो लेंगे नहीं। और क्या दिया है? बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, और दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर है दोनों 10 से बड़ा है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 50, लेकिन दोनों का सम जो है 50 से छोटा है। अब बोलता है कि दोनों को निकालिए, पेयर निकालना है। पेयर का मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक आया 2 और दूसरा आया 8, तो ये हो गया पेयर 2 8, ऐसे आपको निकालना है। और कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। तो सबसे पहले आप इवन पॉजिटिव इंटीजर को लिखिएगा तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये लगातार इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव लेना पड़ेगा तो 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अरे क्या कर रहा है, गप मार रहा है तू लोग। तो वही तो बता रहे, सुनिएगा तब ना। वो बता दिया क्या होता है जी। ठीक है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर लगातार होना चाहिए। तो 2 और 2 के बाद कौन आएगा? 4 के बाद 6। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर एक 2 है तो सीधे 4 पे जाता है, उसके बाद 6 पे जाता है। तो मान लीजिए कि पहला अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर x लिए तो उसके बाद वाला कौन आएगा? x + 2 आएगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव लेना है, 2 का डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए लेट 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, उल्टा लिखा गया ना, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बी। मान लिए एक x है तो दूसरा अपने आप x + 2 हो गया। ये 2 पॉजिटिव इवन इंटीजर कंसेक्यूटिव। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बोलता बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, यानी कि x का वैल्यू भी 10 से बड़ा है और x + 2 भी क्या है? 10 से बड़ा है। ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया है? देयर सम इज लेस देन 50 एंड, और दोनों का सम, पहला x है और दूसरा x + 2, ये 50 से छोटा है। अब सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 2x लेस देन
50 माइनस 2, ठीक है, यानी कि 2x लेस देन 48, x का वैल्यू क्या होगा 24। लेकिन आपको पेयर निकालना था। पेयर क्या होगा, पहला आप माने हैं x और दूसरा क्या है x प्लस 2, यही आपको पेयर है। सवाल उठता है कि x का वैल्यू 24 से छोटा है तो क्या क्या लीजिएगा। 22 अब क्या पूछ रहा है? यहाँ देखोगे तब ना, एक बार दो बार बोल रहे हैं, नहीं तो हम सीधे क्लास से निकाल देंगे, बाकी समझते रहिएगा। वहाँ x लेस देन 24, तो x का वैल्यू 24 से छोटा लेना है, क्या क्या लीजिएगा 22। x का मान बताइए क्या क्या लीजिएगा, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ। 22, 20, 18, 16, 14 और 12 बस 12 हाँ और बस 12 से बड़ा नहीं। से बड़ा भी दे देगा। हाँ, x का वैल्यू 10 से बड़ा लेना है, ये ध्यान रहे। देयरफॉर x बराबर क्या होगा 12, तो 10 से बड़ा हो गया। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा 14, 16, 18, 20, 22 और 24 अगर ले ले तो 24 से छोटा लेना है ना। चलिए, तो पेयर क्या हो जाएगा पेयर्स आपको यही था, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 2, x का वैल्यू 12 डाले तो x प्लस 2 कितना होगा 14 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बोलिए 14 और 16, तीसरा बोलिए 16 और 18, चौथा 18, 20 और 20 और 22 और लीजिएगा। ये हमेशा ध्यान रहे कि जितने भी पेयर में मेंबर हैं सब जो है 10 से बड़ा होना चाहिए और दोनों का सम हमेशा 50 से छोटा होना चाहिए, वो आपको आंसर होगा। 22 और 24, x का वैल्यू तो 24 से छोटा आया है। 22 देख रहे हैं, x का वैल्यू अगर 22 ले ले आएगा ये, x का वैल्यू 22 तो ये 24, x का मान ना बोला है 24 से छोटा, तो x का वैल्यू तो यही है, ये किसका वैल्यू है x प्लस 2 का वैल्यू, ठीक है, वो भी आएगा क्योंकि दोनों का सम जो है आपको 46 हो रहा, 50 से छोटा है, ठीक है, उतना आंसर होगा। समझ गए सब, लिखिए जल्दी से। आंसर बहुत ज़्यादा हो गया ना। आगे बढ़े।
हो गया। एक सवाल इसी तरह का देते हैं, आप बना के देखिए बनता है कि नहीं। क्या वाला? ऑड वाला देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? 2 ही होगा। जैसे 1 के बाद सीधे 3, 5 ऑड में तो 2 का डिफरेंस है। तो एक नंबर अगर x लीजिएगा तो दूसरा x + 2 ही होगा, ठीक है। तो उसको बनाइएगा, दे रहे सवाल। आगे बढ़ें। सवाल है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, फाइंड ऑल पेयर्स of consecutive odd natural number, natural numbers both of which are larger than 10 both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40, such that their sum is less than 40। बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहाँ इवन के जगह पे ऑड दे दिया और कुछ डिजिट चेंज कर दिया। 50 था, यहाँ 40 है। ये सबका बन जाना चाहिए। नेचुरल नंबर बी, ठीक है, बी या आर लिखो, ठीक है। बन गया। क्या बन गया? बन गया? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखा जी? क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे फ्री टाइम में। बाद में कहाँ से लिखेगा? आप नोट्स भेजिएगा ना। नोट्स भेजा जाता है, उससे अच्छा अभी बैठे हुए रहता है, जो गप मारता नहीं लिख सकता है, सब लिख लेता है। क्वेश्चन बनने के बाद सब स्टूडेंट तो लिख रहा है, मतलब एक ही काम को करने के लिए अब एगो बाद में करेंगे 2 लाइन के लिए ना। वैसे ही आदत बना लिया था। आदत तुम बना लिया तो जो गलत आदत है उसको छोड़ेगा कि वही बनैले रहेगा? नाइनटीन आ गया। एक्स का वैल्यू कहाँ से शुरू किया? 11 से ना। 11, 13, हाँ 15, 17। आप एक पेड़ और ले सकते हैं, 17, 19 का। 17, 19 देख लो। 17 लेंगे तो 19 हो जाएगा, और 17, 19 का सम कितना आएगा? 40 से छोटा ना, उसको लो। बन गया? 17, 19 की, ठीक है। लास्ट वाला लिखिए।
ठीक है, बनाओ। तुम्हारा बना? 17 19 क्यों नहीं? x का वैल्यू 19 से लेस है, तो x का, तो जब हम 17 और 19 लेंगे तो पहला जो पेयर हमको जो पेयर बनेगा वो x और x + 2, तो x के जगह पे कितना आ रहा? 17, और x + 2 के जगह पे 19 आ रहा। और यहाँ हमको मिला है कि x का वैल्यू 19 से छोटा होना चाहिए, x + 2 नहीं, यानी कि एक पेयर और होगा 17 और 19। ये समझ में आया? ठीक, क्योंकि x का मान यही हम लिए, ठीक है, ये तो x + 2 का वैल्यू है। अब वहाँ बोलता है x जो है 19 से छोटा होना चाहिए। लगभग सबका बन गया है ना जी? बताना नहीं पड़ेगा? नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। द लॉन्गेस्ट साइड of a triangle is 3 times of a triangle, सवाल लिख लीजिए, is 3 times the shortest side, the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter than, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. The longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. Perimeter. Is at least 61 centimeter. Find the minimum length of the shortest side. Find the minimum length of the shortest side. देखिए तो बनेगा? हाँ नहीं, अभी बनाना। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side. यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है छोटी वाली भुजा का 3 गुना है। एंड द थर्ड साइड इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और तीसरा जो साइड है
वो बड़े वाले साइड से 2 सेंटीमीटर छोटा है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ट्रेंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर उस त्रिभुज का परिसीमा कम से कम 61 सेंटीमीटर है, बोला फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। छोटे वाले साइड का कम से कम लंबाई कितना होना चाहिए, मिनिमम लेंथ पूछा है। सवाल समझ में आया सबको? बड़ा वाला साइड छोटे वाले साइड का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 गुना है। एंड द थर्ड साइड, एक साइड और बचा, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। और तीसरा जो साइड है बड़ी वाले भुजा से 2 सेंटीमीटर छोटा है। उस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, बोलता है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, कम से कम 61 होगा, 61 से ज़्यादा भी जा सकता है पेरीमीटर। अब बोलता है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि सबसे छोटे वाले भुजा का लंबाई कम से कम कितना होगा। बताएं, मान लीजिए छोटा वाला भुजा का लंबाई x है, यही छोटा वाला भुजा है, इसका लंबाई x है, तो बड़े वाले साइड का लंबाई कितना होगा? 3x। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसलिए लेंथ ऑफ, बोलो नहीं, लॉन्गेस्ट साइड बड़े वाले भुजा का लंबाई जो होगा छोटे वाले का 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना 3x हो गया। ठीक है? अब देख लेते हैं। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगा? तीसरा भुजा का जो लंबाई है बड़े वाले भुजा से कितना छोटा है? 2 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला भुजा 3x है, इससे 2 सेंटीमीटर छोटा है तीसरा वाला भुजा। तीनों साइड आपको निकल गया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, यानी कि 7x - 2 है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या दिया है? कहाँ गया? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, एटलीस्ट का जब भी यूज होगा तो इन इक्वलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू ही आएगा, कम से कम इतना, इससे बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। और एक वर्ड और आएगा एटमोस्ट, एटमोस्ट का जब भी यूज होगा तो इन इक्वलिटी हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा, हमेशा। तो आपको दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर तो 7x - 2 है और एटलीस्ट का यूज किया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 61।
यानी कि 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 9 नहीं तो 9 से बड़ा। तो आपको जैसे x का वैल्यू 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, तो ये क्या बोला था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। मिनिमम ये शॉर्टेस्ट साइड का लंबाई क्या लिए थे x, और x का वैल्यू 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, या तो 9 होगा नहीं तो 9 से बड़ा। तो मिनिमम लंबाई लेना है तो क्या लीजिएगा 9 लेंगे। देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9। अच्छा, अगर बोल देता कि मैक्सिमम लंबाई लीजिए तब क्या करते जी, 9 से बड़ा क्या लेते, इनफाइनाइट कोई नंबर है तब। मैक्सिमम अगर बोलता तो इस सवाल में जो है मैक्सिमम लंबाई हम लोग उसका अनुमान नहीं कर पाते, तो सीधे लिख देते डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि आप बोलिएगा कि हम लेंगे इनफाइनाइट का तो मतलब है कुछ नहीं होता है, वो एक सिंबल है। आप बोलिएगा 10,000 तो बोलेगा नहीं हम 20,000 लेंगे। अब कोई 20,000 ले लिया तो आप बोलिएगा नहीं 30,000 लेंगे। बड़ा का तो कोई सीमा फिर नहीं रहेगा, तो उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट किया। लिख लिए साहब, ये टॉपिक जो है फिनिश हो गया है। ठीक है, हाँ, कल होगा कुछ सवाल और बता देंगे, और कल हो सकता है कि नया चैप्टर शुरू भी कर दे। क्लास अब रेगुलर होगा, कल हो सकता है मेरा क्लास 12 बजे रहे। 12 बजे 20 वाले के बाद, 20 वाले के बाद सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े मतलब बंद कर दे, लिखो जी। मतलब आगे बढ़े का मतलब समझते एक सवाल और देंगे ना। अब हो गया सब। तुम लोग दोनों बहुत गप मार रहा है जी।